Reincarnation of My Mysterious Husband, एपिसोड 9। गणपति पंडाल, मुंबई। हर कोई सत्या और मिष्टी को हैरानी से देख रहा था। खुद मिष्टी भी हैरान थी। जिस तरह से सत्या ने उसकी मांग में सिंदूर सजा दिया था, इस बात की उम्मीद उसे सत्या से नहीं थी। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो सत्या से प्यार बेशक से करती थी, लेकिन इस तरह से उससे शादी और इस तरह की चीज उसने कभी भी इमेजिन नहीं की थी। साक्षी का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। पंडित जी सत्या की तरफ देखते हुए बोले, ये आपने क्या किया सत्या सूर्यवंशी जी? आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपने गणेश जी के पैरों से पवित्र सिंदूर लेकर इस लड़की की मांग पर सजा दिया, जिससे आपके नाजायज संबंध है। सत्या गुस्से से कांपते हुए बोला, खबरदार, अगर एक शब्द भी मिष्टी के खिलाफ अपनी जुबान से निकाला तो पंडित हो इसीलिए इज्जत कर रहा हूँ, वरना सत्या कैसा इंसान है यहाँ मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उसकी धमकी सुनकर हर कोई सहम चुका था। गुर्जर गुस्से से सत्या की तरफ देख रहा था। वही सत्या मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी बंगालन, तुझे ये चीज पसंद नहीं आएगी ये जानता हूँ, लेकिन मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी तुझे अपनी बीवी तो बनाना ही था, कल बनाता, उससे बेहतर आज सही। साक्षी गुस्से से कांपते हुए बोली, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती। तुम्हारी बीवी सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ सत्या। तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, जा, तुझे जिस कोर्ट कचहरी में जाना है तो चली जा। सत्या सूर्यवंशी किसी से डरता नहीं है। अम्मा और हर्षिका भी हैरानी से मिष्टी और सत्या की तरफ देख रहे थे। वही वीर भी गुस्से से गरजते हुए आगे की तरफ आया और चिल्ला कर बोला, मैं भी इस शादी को नहीं मानता हूँ भाव, आप मिष्टी के साथ इस तरह से शादी नहीं कर सकते। मुझे पता होता कि कारखाने में काम की जगह मिष्टी ये सब कर रही है तो मैं कभी उसे कारखाने भेजता ही नहीं। मैंने आप पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी सत्या भाव, लेकिन अब मैं मिष्टी को आपके आसपास भी नहीं आने दूंगा। ये बोलकर वो जैसे ही मिष्टी के करीब बढ़ने लगा, सत्या तुरंत उसे रोकते हुए बोला, खबरदार, अगर मिष्टी को हाथ भी लगाया तो। मिष्टी के भाई हो तुम, इसलिए ऐसा वैसा कुछ नहीं कहना चाहता तुमसे जिससे मेरी बंगालन का दिल दुखे। लेकिन अगर किसी ने मुझसे मिष्टी को दूर ले जाने की कोशिश करी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। और सत्या सूर्यवंशी सिर्फ धमकियां नहीं देता, अपनी धमकियों को सच करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। हर्षाली चुपचाप सत्या की तरफ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन थी विलन तो बहुत सारे थे। फिलहाल किसी ऐसे की जरूरत थी जो गेम पलट दे, लेकिन विलन बनकर नहीं बल्कि किसी और तरह से। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और साथ ही साथ चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट भी। वो तुरंत वीर की तरफ देखते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप वीर? आपको तो अपनी बहन के बारे में सोचना चाहिए। आपकी बहन प्यार करती है सत्या भाव से। आपको उन्हें अलग नहीं करना चाहिए। जब गणपति बप्पा ने खुद इस रिश्ते को इजाजत दे दी तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? सत्या हैरानी से हर्षाली की तरफ देख रहा था। इतना तो वो भी जानता था कि हर्षाली दूध की धुली तो बिल्कुल भी नहीं है। साक्षी गुस्से से गरजते हुए बोली, बेशक से इस रिश्ते को कोई भी इजाजत दे दे, लेकिन मैं इस रिश्ते को कोई इजाजत नहीं दूंगी। सत्या सिर्फ और सिर्फ मेरा पति है। वो किसी और से शादी नहीं कर सकता। अपनी बहन को लो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम भिखारियों को यहाँ पर बुलाकर ही मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पहले तो अपनी लड़कियों को सरेआम इज्जतदार लोगों के घरों पर भेजते हो, उनके कारखाने में भेजते हो ताकि वो रईसों को अपने जाल में फंसा सके, और फिर शरीफ होने का ड्रामा करते हो। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम लोगों को। पक्का तुमने ही मिष्टी को सत्या के पास भेजा होगा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए, ताकि बैठे बैठे अमीर हो जाओ तुम, वरना तुम जैसे लोगों के घरों में तो रोटी भी मुश्किल से पकती है। वीर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर फालतू की बकवास की तो। सत्या भाव की पत्नी हो तुम, इसलिए कुछ कह नहीं रहा मैं तुमसे, वरना जिस तरह की तुम्हारी बातें हैं साफ पता चल रहा है कि सत्या भाव तुम्हारे साथ अपनी शादी को क्यों नहीं मानते। क्यों उन्हें मेरी बहन पसंद आई? वीर की बातें सुनकर साक्षी और भी ज्यादा गुस्से से तिलमिला गई। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी बहन पसंद आने वाली चीज है तभी पसंद आए। अब जब उसे इतना सजा धजा कर कारखाने में भेजोगी तो कोई भी मर्द उस पर फिसल ही जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को जो अपनी बहन बेटियों को दूसरों की रखेल लें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या दांत पीसते हुए बोला, चुप हो जा साक्षी, वरना इस बार ये सत्या अपना कंट्रोल खो देगा। साक्षी गुस्से से चिल्लाई, तो खो दो अपना कंट्रोल, अब रह भी क्या गया है। हर कोई चुपचाप वहां पर खड़ा तमाशा देख रहा था। जिसका जो मन कर रहा था वो बोल रहा था, लेकिन मिष्टी की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू बह रहे थे। हर्षाली वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारी बहन है ना मिष्टी, क्या उसकी खुशियां तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती?
देखो कितना रो रही है वो, प्लीज अब उसे जाकर चुप कराओ और उसे लेकर घर चलो, आगे जो हमें करना होगा हम देख लेंगे। वीर ने उसकी बात सुनी। वो वैसे भी जोरू का गुलाम था, इसलिए उसने ना अब और कुछ सोचा और ना ही एक पल लगाया। वो तुरंत मिष्टी के पास आया और सत्या की तरफ देखते हुए बोला, फिलहाल मैं मिष्टी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी की बातें अब बैठकर की जाएगी। ये बोलकर उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर जाने लगा। सत्या ने तुरंत मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, मिष्टी कहीं नहीं जाएगी। उसे वीर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो मिष्टी को उसके साथ नहीं भेजना चाहता था। लेकिन मिष्टी ने सत्या से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, अगर भाई इस शादी को इजाजत देंगे तो ही मैं शादी को मानूंगी मॉन्स्टर, वरना नहीं। उसकी बात सुनकर सत्या बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वीर तुरंत बोला, मैं आपको अपना फैसला जल्द ही बता दूंगा। ये बोलकर अब वो मिष्टी को तुरंत वहां से ले गया। मिष्टी चुपचाप उसके साथ चलती हुई बाहर की तरफ चली गई। सब लोग मिष्टी को बाहर जाते हुए देख रहे थे और उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। अब वहां पर आरती जैसा कोई माहौल रह ही नहीं गया था और सत्या भी अब वहां पर एक पल नहीं रुक सकता था, इसलिए वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकल गया। साक्षी गुस्से से लाल हो रही थी। उसने एक नजर सामने खड़े गुर्जर की तरफ देखा तो गुर्जर ने भी इस वक्त उसकी तरफ देखा। साक्षी तुरंत वहां से अब बाहर की तरफ चली गई। वो बाहर आकर गाड़ी में बैठी और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, गाड़ी सूर्यवंशी हवेली लेकर चलो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी हवेली की तरफ बढ़ा दी थी। साक्षी गुस्से से मुट्ठियां कसते हुए मन ही मन बोली, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं सत्या। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मिष्टी से शादी करोगे और मैं इस शादी को मान लूंगी? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों तुम मुझे कोर्ट कचहरी जाने के लिए बोल रहे हो। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि ना सिर्फ पुलिस बल्कि जज वकील भी तुम्हारी जेब में है। मेरी तो वहां पर सुनी भी नहीं जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस शादी को इजाजत दे दूंगी। मैं उस लड़की को एक नजर देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे तुम्हारी बीवी मानना तो दूर की बात। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं किसी को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वही घोष निवास। मिष्टी को लेकर वीर और हर्षाली दोनों घर पर पहुंच चुके थे। मिष्टी ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था और वो बिल्कुल शांत थी। तभी हर्षाली ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गई। वीर हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। हर्षाली उसे देखते हुए बोली, कितने बेवकूफ हो तुम वीर, तुम ऐसे कैसे सबके सामने इस शादी से इनकार कर सकते हो? तुम जानते नहीं हो क्या सत्या भाव की ताकत को? एक मिनट नहीं लगता उन्हें हमें किसी कीड़े मकोड़े की तरह नीचे जमीन पर मसलने में। वीर गुस्से से बोला, तो और मुझे क्या करना चाहिए? हर्षाली तुरंत बोली, दिमाग से काम लेना चाहिए। वीर ने सवालिया नजरों से उसे देखा। हर्षाली अब उसके करीब आए और बोली, अगर अब हमें अपनी इज्जत बचानी है तो हमें जल्दी से जल्दी मिष्टी का लगन करना होगा। तुम फिक्र मत करो, एक जानकार है मेरे जो अपने लड़के का लगन करने के लिए लड़की देख रहे हैं। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ, हम कल ही मिष्टी की शादी उस लड़के से कर देंगे। वीर तुरंत बोला, लेकिन ऐसे में कोई मिष्टी से शादी कैसे करेगा? हर्षाली तुरंत बोली, उस चीज की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आज की रात किसी तरह मिष्टी को इस घर में रखो। अगर वो सत्याभाव मिष्टी को अपने साथ ले गया ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हर्षाली की आखिरी बात सुनकर वीर के चेहरे पर एक बार फिर से सावलिया एक्सप्रेशंस आ गए। हर्षाली तुरंत अपनी बात संभालते हुए बोली, मतलब हमारी इज्जत हमारे हाथ में नहीं रह जाएगी? तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? वीर ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ठीक है मैं मिष्टी को संभालता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत रूम से बाहर चला गया और अब हर्षाली के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तुरंत बोली, सोचा था तुमसे हर महीने बढ़िया पैसे कमाऊंगी, यहाँ पर मैं तुम्हें पैसों के लिए ब्लैकमेल करूंगी और तुम सत्या की तिजोरी मेरे पास खाली करोगी। लेकिन अब मेरे पास इससे भी बढ़िया ऑफर है। वैसे भी वीर तो एक नंबर का बेवकूफ है, उसे तो समझ भी नहीं आएगा कि मैंने क्या गेम खेला। ये बोलकर उसने अपने फोन अपनी तरफ देखा और फिर तुरंत किसी को फोन किया। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया हर्षाली तुरंत बोली, एक लड़की चाहिए क्या? भला की खूबसूरत है और ऊपर से आज तक उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। सामने से आवाज आई, कीमत कितनी चाहिए? हर्षाली हंसी और बोली, ज्यादा कुछ नहीं बस 20 लाख। सामने वाला कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है बताओ कैसे करनी है डील? हर्षाली मुस्कुराते हुए बोली, दूल्हा लेकर मेरे घर आना है बस और कुछ नहीं।
सामने वाले को उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं आई तो हर्षाली ने अब उसे अपनी बात का पूरा मतलब समझाया और कुछ ही देर में सामने वाले के चेहरे पर भी खतरनाक मुस्कुराहट थी और हर्षाली के चेहरे पर भी इविल एक्सप्रेशंस थे। वही सत्या इस वक्त सूर्यवंशी हवेली में था और अपने कमरे में था। वो बेड पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में शराब की बोतल थी जिसे उसने अपने होठों से लगाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया। इस वक्त साक्षी के कदमों की आहट दरवाजे पर हुई। उसे देखते हुए सत्या ने वो बोतल तुरंत जमीन पर फेंकी और अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। साक्षी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सत्या ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और साक्षी तुरंत जमीन पर जाकर गिरी। सूर्यवंशी हवेली। सत्या अपने बिस्तर पर बैठा शराब की बोतल को अपने होठों से लगाए हुए था और तभी दरवाजे पर साक्षी के कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत खाली बोतल को साइड में फेंका और साक्षी के पास आकर गुस्से से उसे घूरने लगा। साक्षी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही सत्या ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर झड़ दिया और साक्षी सीधा जमीन पर जाकर गिरी। अगले ही पल सत्या उसके ऊपर झुका और उसने साक्षी को उसके बालों से कसकर पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए अंदर की तरफ लेकर आया और फिर उसे ऊपर की तरफ उठाकर पीछे दीवार से लगाते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई वो सब तमाशा करने की? और तूने वो तमाशा किया तो किया, तू अब मेरे सामने भीच ले आई। तुझे क्या लगा मैं कमरे में तेरा इंतजार कर रहा था, तू आएगी तो मैं तेरी आरती उतारूंगा? साक्षी गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देख रही थी। गुस्से से उसने अपने जबड़े काश रखे थे। उसने जोर से सत्या को धक्का देना चाहा लेकिन सत्या को हिलाना भी इस वक्त उसके बस में नहीं था। सत्या गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या कहा था तूने मेरी मिष्टी के बारे में? क्या कहा था तूने मेरी बंगालन के बारे में कि वो मेरी रखेल है? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में इतना घटिया शब्द सबके सामने बोलने की? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? ये बोलते हुए अब उसने जोर से उसके गर्दन को दबाया तो साक्षी की पुतलियां जैसे उसकी आंखों से बाहर आने को हो गई। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थी। वो अपने पैरों को जमीन पर रगड़ने लगी थी और उसके हाथ सत्या को खुद से धक्का दे रहे थे लेकिन सत्या उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो सत्या उसकी जान ही ले लेगा। साक्षी ने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी थी लेकिन वो सत्या को खुद से दूर नहीं कर पाए और वो अब हिम्मत हारने लगी थी। उसका बदन जवाब देने लगा था। अचानक ही सत्या ने खुद से उसे छोड़ दिया और गुस्से से बोल, साला मेरी जिंदगी की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मैं तेरी जान नहीं ले सकता, वरना तुझे ऐसी मौत देता मैं साक्षी की मां कसम मौत भी कांप जाती। उसकी धमकी सुनते हुए साक्षी बुरी तरह से कांप रही थी। वो नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। सत्या ने जिस तरह से उसकी गर्दन को दबाया था, उसकी सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। सत्या ने अब एक बार फिर से उसके पास आकर उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया और गुस्से से बोला, तुझे क्या लगता है तू ये सब करके मुझे और मेरी बंगालन को दूर कर देगी? बिल्कुल भी नहीं। आज मैंने सबके सामने मेरी बंगाल से शादी कर ली। शादी तो मैं वैसे गुस्से में करने वाला था। साला तू काहे की बीवी जो मेरी नहीं दूसरों की है। तुझे क्या लगता है मुझे तेरे बारे में कुछ नहीं पता? सब जानता हूँ मैं साक्षी, सब जानता हूँ, लेकिन बस मेरी मजबूरी है कि मैं चुप रहा वरना तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरा क्या ही हल करता। पर तुझे पता है मुझे तुझ पर गुस्से से ज्यादा ना तुझ पर हंसी आ रही है। तूने सोचा होगा तू ये सब करके मेरी बंगालन को मुझसे छीन लेगी, लेकिन नहीं, अब तो मेरी बंगालन इस घर में भी आएगी, मेरी साथ भी रहेगी। मेरी पत्नी का हक सिर्फ और सिर्फ उसका होगा और तू सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को देखते रह जाएगी। साक्षी ने अब तक अपनी सांसें नॉर्मल कर ली थी। वो चिल्लाते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगी। सत्या गुस्से से गरजते हुए बोला, तुझसे जो होता है जा तू कर ले। आज तूने जो किया उसके बाद अब तू और क्या ही करेगी। लेकिन मेरी बंगालन तो इस घर में आकर ही रहेगी, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है उसे। ये बोलकर सत्या ने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा और तुरंत वहां से बाहर चला गया। साक्षी ने अपने बालों को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया और जोरों से चिल्लाई। सत्या ने जिस तरह से मिष्टी की मांग में सिंदूर भरा था वो पल बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, मैं उस बंगालन को तेरी बीवी कभी नहीं बनने दूंगी सत्या, कभी भी नहीं। वो लड़की इस घर में मेरी जगह कभी भी नहीं लेगी। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए थे। वही सत्या बाहर आया और अपनी जीप में बैठकर हवेली से बाहर जाने लगा लेकिन तभी शमशेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ। सत्या गुस्से से बोला, साइड हट जा शमशेर, मेरा दिमाग पहले ही सटका हुआ है और मत सटका। शमशेर तुरंत बोला, प्लीज भाव, बात समझने की कोशिश करो, इस वक्त आपका बाहर जाना बिल्कुल भी सही नहीं। पहले ही दिन में बहुत कुछ हो चुका है और अब आपने बहुत ज्यादा पी रखी है, प्लीज आप वापस अंदर चलिए भाव, आप कहीं नहीं जा सकते।
सत्या तुरंत जीप से बाहर निकला और अगले ही पल उसका गिरेबान पकड़कर बोला, तो तू मुझे रोकेगा? तो मुझे मेरी बंगालन के पास जाने से रोकेगा? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रोकने की? शमशेर ने जब सुना कि सत्या मिष्टी से मिलने जा रहा है तो वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ, लेकिन अब उसे इस बात का सुकून था कि उसने सत्या को वहां से जाने नहीं दिया। अगर इस हालत में वो मिष्टी से मिलने जाता तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता, पता नहीं वहां मिष्टी के घर में क्या हालात होंगे और क्या नहीं, और ऊपर से सत्या का इस हालत में वहां जाना उनकी बात को और भी ज्यादा बिगाड़ देता। शमशेर तुरंत बोला, आपको मुझ पर जितना गुस्सा करना है भाव उतना गुस्सा कर लीजिए, लेकिन मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। सत्या फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, मैं जाऊंगा, मुझे मेरी मिष्टी के पास जाना है, मतलब जाना है, उसे मेरी जरूरत होगी। वो रो रही होगी, एक तो वो साला बेवकूफ बहुत है। उसे पता है उसका भाई किसी काम का नहीं, लेकिन फिर भी उसे उस पर यकीन करना है। वो मेरे साथ आ जाती ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शमशेर में उसे कुछ भी नहीं कहता, वो जैसे चाहती मैं बिल्कुल वैसे करता। वो अगर मुझसे दूर रहना चाहती है तो मैं उसे दूसरे कमरे में रहने को बोल देता, लेकिन वो साला मेरे साथ आए नहीं। उसे क्या लगता है कि उसका उसका वो भाई उसका ज्यादा सागा है और मैं कुछ नहीं? मैं जो साला उससे इतना प्यार करता हूँ उसे मेरा प्यार दिखाई नहीं देता। शमशेर तुरंत उसे कंधों से पकड़कर बोला, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए सत्या भाव, इस वक्त आप ऐसे होश नहीं की सकते। आपकी बंगालन भी आपसे बहुत प्यार करती है। बस आज जो हुआ वो सही नहीं हुआ, अब बस कल तक का इंतजार कर लीजिए। वैसे भी कल हमें उनके घर तो जाना है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। कल आप अपनी बंगालन को अपने साथ घर ले आइएगा। सत्या ने जोर से उसे धक्का दिया और जाकर जीप के सहारे से खड़ा हो गया। इस वक्त उसका हाल सच में बहुत ज्यादा खराब लग रहा था। वो बहुत ज्यादा नशे में था और ऊपर से उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मिष्टी का चेहरा घूम रहा था। उसकी मांग में भरा हुआ सिंदूर उसे बार बार याद आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ घोष निवास वीर मिष्टी की तरफ गुस्से से देख रहा था। वही मिष्टी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाई, लेकिन मेरी बात का यकीन करने की कोशिश कीजिए, सच में हम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है। वो साक्षी जी से प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं और उन्होंने कहा था कि वो मुझसे लगन करना चाहते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वीर बोला, तुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? पूरी दुनिया के लड़के मर गए थे क्या जो तू एक शादीशुदा आदमी के साथ ही? अभी वो बोल ही रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला और हर्षाली अंदर आई। वो वीर की तरफ देखते हुए बोली, वीर जरा बाहर आना, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। वीर ने एक नजर गुस्से से मिष्टी की तरफ देखा और फिर वहां से तुरंत बाहर चला गया। मिष्टी ने अपना चेहरा झुकाया हुआ था और नीचे जमीन पर दीवार के सहारे लगकर बैठी थी। उसने अपने घुटनों को अब और भी ज्यादा कस लिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वो रोते हुए बोली, क्यों किया आपने मॉन्स्टर ऐसा? क्यों किया? लग रहे थे इल्जाम तो लगने देते, लेकिन इस तरह से शादी आपको नहीं करनी चाहिए थी। आपने सब खराब कर दिया मॉन्स्टर, आपने सब खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हर्षाली वीर के सामने खड़ी थी। वो वीर की तरफ देखते हुए बोली, मैंने बहुत मुश्किल से लड़के वालों को मनाया है वीर, लेकिन अब हमें मिष्टी की शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। ये तो तुम भी जानते हो कि आज जो पंडाल में हुआ है वो बात फैलने में वक्त नहीं लगेगा। इससे पहले कि वो बात पूरे मुंबई को पता चले, हमें जल्द से जल्द मिष्टी की शादी अजय से कर देनी चाहिए। इसलिए मैंने कल सुबह का ही वक्त फाइनल कर दिया। कल सुबह 5 बजे आकर वो मिष्टी को यहाँ से ले जाएंगे। वीर ने हैरानी से हर्षाली की तरफ देखा और बोला, इतनी जल्दी? हर्षाली तुरंत बोली, ये तुम्हें जल्दी लग रहा है? मुझे क्या है, 10-15 दिन रुक जाओ। जब पूरे मुंबई में उस सत्या भाव की वजह से तुम्हारी बहन बदनाम हो जाएगी, उसके बाद हम लड़का ढूंढ लेंगे। जब पूरा मुंबई तुम्हारी बहन को सत्या की दूसरी औरत कहने लगेगा, तब हम उसकी शादी किसी और से कर देंगे। वीर गुस्से से बोला, ऐसे मत बोलो, मुझे सुना नहीं जा रहा। मुझे अपनी ही बहन पर गुस्सा आ रहा है, कितनी घटिया हरकत किया उसने। हर्षाली तुरंत उसके करीब हुई और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, तो इसीलिए तो तुझे समझा रही हूं मैं वीर। मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैंने कभी आज तक मिष्टी का बुरा चाहा है क्या जो अब चाहूंगी? माना कभी कभी उससे लड़ लेती हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और तेरी तो बहन है, मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती। कल सुबह 5 लड़के वाले आ जाएंगे, हमें मिष्टी को दुल्हन बनाकर उनके साथ विदा करना ही होगा। वीर ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और सामने बिस्तर पर बैठ गया। उसे भी अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा था। उसे देखकर हर्षाली के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। लगभग से 3-4 घंटे बीत चुके थे और अब 5 बजने वाले थे। मिष्टी अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसे वीर उसे छोड़कर गया, बस उसकी आंखें बंद थी जो नींद से भरी हुई थी।
तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर कुछ गिराया हो। उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा, जहां पर हर्षाली खड़ी थी। हर्षाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जा। मिष्टी ने अपनी गोद में गिरे हुए कपड़ों की तरफ देखा। वो हर्षाली की शादी का जोड़ा था। उसने अब सवालिया नजरों से हर्षाली की तरफ देखा तो हर्षाली तुरंत बोली, आधे घंटे बाद शादी है तेरी, जल्दी से इसे पहन और तैयार हो जा। शादी का जिक्र सुनकर मिष्टी को समझ नहीं आया कि वो लोग उसकी शादी किससे करवा रहे हैं। क्या उसकी शादी सत्या से हो रही है? क्योंकि वीर ने कहा था कि अब जो भी होगा कल होगा और बैठकर बात होगी, फैसला लिया जाएगा। मतलब उनका फैसला है कि मिष्टी की सत्या से शादी हो जाए। इस बात पर वो हैरान भी थी लेकिन खुश भी थी। वो हल्का सा मुस्कुराई तो हर्षाली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मिष्टी हर्षाली की तरफ देखते हुए बोली, मेरी शादी मॉन्स्टर से हो रही है क्या? उसका सवाल सुनकर हर्षाली मुस्कुराई। उसे समझ आ चुका था कि मिष्टी को गलतफहमी हो रही है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ तुझे लेने। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और मिष्टी अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़ों की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसकी शादी उसके मॉन्स्टर से हो रही है, ये बात उसे सुकून दे रही थी। घोष निवास। मिष्टी आईने के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने वो शादी का जोड़ा पहना हुआ था जो हर्षाली उसे देकर गई थी। वो शादी का जोड़ा उस पर काफी जच रहा था और वो काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की रौनक गायब थी। हालांकि उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी शादी उसके मॉन्स्टर से हो रही है ये सोचकर वो खुश हो रही थी, लेकिन फिर भी पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी और उसे काफी दर्द भी अपनी आंखों में महसूस हो रहा था। जब वो पूरी तरह से रेडी हो गई तो रूम का दरवाजा खुला और हर्षाली अंदर आई। हर्षाली उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, वाह, ला की खूबसूरत लग रही हो तुम। अपने दूल्हे के सामने जाओगी तो वो तो पागल ही हो जाएगा। मिष्टी हल्का सा मुस्कुराई। हर्षाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट डालो और उसे अपने पति के सामने ही उठाना, वो भी सुहागरात की सेज पर। क्योंकि दूल्हा तब तक दुल्हन को नहीं देखता जब तक वो दोनों सुहागरात की सेज पर न पहुंच जाए। उसकी बातें सुनकर मिष्टी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसने तो सत्या को कितनी बार देखा था और सत्या ने भी उसे कितनी बार देखा था, तो उसे चेहरा छुपाने की क्या जरूरत थी। लेकिन कोई रस्म होगी, ये सोचकर उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और हर्षाली ने उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया। वो मिष्टी को लेकर बाहर की तरफ आई। मिष्टी को लगा शायद बाहर ही सत्या और सत्या के साथ अम्मा और हर्षिका होंगे, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। किसी भी तरह की कोई हलचल उसे अपने आसपास महसूस नहीं हो रही थी। तभी वीर आया और बोला, मैंने बाहर गाड़ी मंगवा ली है, चलें। हर्षाली ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और मिष्टी को लेकर बाहर की तरफ आ गई। मिष्टी का दिल इस वक्त जोरों से धक धक कर रहा था। उसे अब बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। उसने हर्षाली का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? हर्षाली तुरंत बोली, शादी घर में थोड़ी ना होगी। माना हम थोड़े गरीब हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि तेरी शादी यूं ही फीकी फीकी कर दे। मिष्टी ने उसकी बात सुनकर बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। वो वीर और हर्षाली के साथ बाहर आए और वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। हर्षाली और वीर दोनों गाड़ी से बाहर निकालकर मिष्टी के साथ मंदिर के अंदर की तरफ आए। सामने ही मंडप लगा हुआ था। हर्षाली ने मिष्टी को भेजा था, लेकिन वीर को किसी चीज का शक ना हो इसीलिए उसने ये सारी चीजें प्लान की थी। उसने सामने की तरफ देखा जहां पर एक लड़का खड़ा था और उसके साथ ही दो तीन लोग ऐसे खड़े थे जैसे लगे कि शायद वो उसके परिवार वाले हैं। उस लड़के का नाम अजय था, जिसे हर्षाली ने वीर से ये कहकर मिलाया कि वो मिष्टी का होने वाला पति है, लेकिन वो एक दलाल था जो लड़कियां कम भाव में खरीद कर आगे ज्यादा भाव में बेच देता था। वीर ने आकर अजय और उसके घर वालों के सामने अपने हाथ जोड़े और फिर मिष्टी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरी बहन के साथ शादी करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अजय कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही हर्षाली ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और बोली, मैं मिष्टी को मंडप में लेकर जाती हूँ। आप लोगों को जो बात करनी है कर लीजिएगा। ये बोलकर वो मिष्टी को तुरंत वहां से ले गई, ताकि मिष्टी को पता ही ना चले कि सामने खड़ा दूल्हा सत्या नहीं बल्कि अजय है। मिष्टी ने पलटकर पीछे की तरफ देखना चाहा, लेकिन हर्षाली तुरंत उसे आगे की तरफ खींचते बोली, ऐसे क्या देख रही है? कभी अपने मॉन्स्टर को देखा नहीं है क्या?
अब चुपचाप मंडप में चल, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मुंबई यही मंदिर में इकट्ठा हो जाए और तुम दोनों की शादी के बीच रुकावट डाल दे। वही अजय वीर की तरफ देखते हुए बोला, शुक्रिया की क्या बात है। आपकी बहन है ही इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और मैं शादी के लिए हाँ कह दिया। फिक्र मत कीजिए, आपकी बहन अब पूरी जिंदगी खुश रहेगी, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। उसे कभी आप लोगों की याद भी नहीं आएगी। वीर ने फीका सा मुस्कुराकर एक बार फिर से उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। वीर अब अजय को लेकर मंडप में आया और उसे मंडप में बिठा दिया। मिष्टी की हार्ट बीट स्किप होने लगी थी, उसे बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अपने मॉन्स्टर को फील कर सकती थी। जब जब सत्या उसके आसपास होता था तो उसे एक अलग ही फीलिंग आती थी, लेकिन अब जो उसे महसूस हो रहा था वो कोई प्यार भरी फीलिंग नहीं, बल्कि एक बेचैनी सी थी जो उसे अजीब लग रही थी। उसने अपने घूंघट पर अपना हाथ रखा और अपना घूंघट हटाने लगी, लेकिन फिर हर्षाली ने उसके कंधे को जोर से दबाया तो मिष्टी ने तुरंत अपना घूंघट छोड़ दिया। पंडित जी मिष्टी और अजय की तरफ देखते हुए बोले, अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लीजिए और आप कन्यादान के लिए आगे आइए। ये बोलकर उन्होंने वीर और हर्षाली की तरफ देखा। वीर और हर्षाली तुरंत आगे आए और अजय और मिष्टी का कन्यादान करने लगे। जब मिष्टी ने अजय के हाथ पर अपना हाथ रखा तो एक पल के लिए जैसे वो पूरी तरह से टूट गई। उसे समझ आ चुका था कि उसकी शादी सत्या से नहीं बल्कि किसी और से हो रही है। वो अपने मॉन्स्टर का टच फील कर सकती थी, लेकिन उसने अजय के हाथ पर से अपना हाथ नहीं हटाया और यूं ही कन्यादान की रस्म होने दी। कन्यादान की रस्म के बाद पंडित जी ने अब अजय और मिष्टी दोनों की तरफ देखते हुए फेरे लेने के लिए कहा और फिर अजय मिष्टी का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खड़ा हुआ। उन दोनों के फेरे शुरू हुए और फिर फेरों के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई। मिष्टी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कहाँ उसने सपने देखे थे अपने मॉन्स्टर की दुल्हन बनने के, और कहाँ कोई और उससे शादी कर रहा था। उसका दिल पूरी तरह से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसे खंजर चुभो रहा हो, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने बस एक गहरी सांस ली। शादी संपन्न हुई तो पंडित जी अजय और मिष्टी दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी। अजय हल्का सा मुस्कुराया और फिर मिष्टी का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। वीर अजय की तरफ देखते हुए बोला, मन तो बहुत था कि मिष्टी की विदाई अपने घर से करूं, लेकिन अब दिल की हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती ना। अजय तुरंत बोला, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मिष्टी आपसे मिलने आती रहेगी। उसकी बात सुनकर हर्षाली की आंखें बड़ी हो गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं मिष्टी अब उसकी आवाज सुनकर इस शादी से इनकार न कर दे, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी और मिष्टी ये शादी तोड़ नहीं सकती थी। पर जब अजय की आवाज सुनकर भी मिष्टी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो हर्षाली की वो शातिर मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो समझ चुकी थी कि मिष्टी ने अब अपनी किस्मत से सौदा कर लिया है। वो मिष्टी की तरफ आए और बोली, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। मिष्टी ने हल्का सा अपना घूंघट उठाया और अपनी आंसुओं से भरी आंखों से हर्षाली की तरफ देखते हुए बोली, कोई दुश्मन भी ऐसी दुश्मनी नहीं निभाता हर्षाली, जो तूने निभाई। तू दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पर कलंक निकली। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहुत ही ज्यादा तेजी से बह रहे थे। हर्षाली गुस्से से बोली, ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने, वरना अभी तो सिर्फ तेरी शादी करवाई है, आगे ऐसा हाल करूंगी कि तू याद रखेगी। ये बोलते हुए वो अपने दांत पीस रही थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे और अजय और वीरू से थोड़े दूर, तो उन दोनों की बातें किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तूने मुझे जिंदा इंसान से लाश बना दिया, अब इससे ज्यादा मेरे साथ क्या ही करेगी। अब बेशक से कुछ भी कर ले, फर्क नहीं पड़ेगा, लाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर हर्षाली व्यंग्य से बोली, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मैं तो तुझे तेरे मॉन्स्टर के साथ गुलछर्रे उड़ाने दे रही थी, लेकिन तेरे मॉन्स्टर और उसकी बीवी ने ही तेरा काम खराब कर दिया, तो मैं क्या करूं। अब तू जैसी बदनाम लड़की को मैं अपने घर तो नहीं रख सकती थी ना, बस इसीलिए तुझे विदा कर दिया। ये बोलकर वो तिरछा मुस्कुराए और फिर मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ ले आई। वो अजय और उसके सोकॉल्ड परिवार की तरफ देखते हुए बोली, अब आप लोग जा सकते हैं, बहुत जल्दी हम आप लोगों को एक बार फिर से इनवाइट करेंगे रात के खाने के लिए। अजय हल्का सा मुस्कुराया। वो भी जानता था कि इसके बाद उन लोगों को कभी मिष्टी की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो भी अपना किरदार निभाते हुए बोला, जरूर, हम जरूर आएंगे, मिष्टी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ये बोलकर अब उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और बोला, चले।
तो मिष्टी ने बस अपना सर हल्का सा हाँ में हिला दिया। अजय मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और अजय और मिष्टी दोनों एक गाड़ी में बैठे और उसका बाकी का परिवार जो किराए का था वो दूसरी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते वो दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई। हर्षाली वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम अब घर पर जाओ, तुम्हें कारखाने के लिए तैयार होना होगा ना। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मिष्टी की शादी अच्छे से हो गई तो मैं मंदिर में पाठ करूंगी। मैं बस पाठ करके आती हूँ। वीर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। उसके जाने पर हर्षाली ने राहत की एक सांस ली और तुरंत मंदिर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ आया जहां पर एक शख्स खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। उसने नोटों से भरा हुआ एक बैग हर्षाली को दिया और बोला, ये अजय ने तुम्हें देने के लिए कहा है। हर्षाली ने मुस्कुराते हुए उस बैग को अपने हाथों में लिया और फिर तुरंत वहां से घर के लिए निकल गई। अब उसे वीर से पहले पहले घर पहुंचना था। तकरीबन 10 मिनट में वीर दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ आया तो देखा हर्षाली पहले से ही घर पहुंची पड़ी है। हर्षाली को वो सारे पैसे छुपाने थे इसीलिए उसका वीर से पहले घर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था। वीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें मंदिर में पाठ है। हर्षाली उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके पास आए और बोली, हाँ मुझे पाठ करना था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें कारखाने भेज दूं उसके बाद दोबारा मंदिर चली जाऊंगी। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अब मिष्टी तो है नहीं, तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। वीर तुरंत बोला, तू कितना करती है ना हम सब के लिए। हर्षाली मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैं प्यार जो करती हूँ तुमसे वीर। वीर तुरंत बोला, तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी ही कोई और नया काम ढूंढ लूंगा जिसमें ज्यादा पैसे बने और फिर मैं तेरे लिए एक काम वाली बाई भी रख दूंगा। हर्षाली तुरंत बोली, उसकी क्या जरूरत है, अपने वीर के सारे काम मैं खुद करूंगी और उसे बहुत सारा प्यार भी दूंगी। वीर हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद हर्षाली हंसी और बोली, दोनों बहन भाई एक नंबर के बेवकूफ है। एक तो कुछ ज्यादा ही मासूम है और दूसरी बिना दिमाग के पैदल। क्या बोल रही थी कि जिंदा लाश बना दिया मैंने उसे। एक बार वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाए तब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे लाश बनाया या फिर तवायफ। ये बोलकर वो और भी ज्यादा हंसी और फिर उन पैसों के बारे में सोचने लगी जो अजय ने उसे दिए थे। वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान इलाका जहां पर फिलहाल ना ही कोई शोर था और ना ही कोई रौनक। ऐसा लग रहा था जैसे उस इलाके में कोई रहता ही नहीं, लेकिन सुबह के वक्त हमेशा वो इलाका यूं ही वीरान नजर आता था। पर जब रात होती थी तो वहां पर चमकती हुई लाइट अपनी रोशनी भी करती थी और सजी धजी लड़कियां अपने हुस्न का बाजार लगाती थी, जिन्हें खरीदने वाले वो लोग होते थे जो खुद को इज्जतदार कहते थे, लेकिन इज्जतदार लोग भी वहां इज्जत खरीदने आते थे। उन इज्जतदारों को कोई मासूम किस्मत की मारी अपनी इज्जत बेचती थी, तो कोई मिष्टी की तरह अपनों से ही ठगी हुई, कोई प्यार में लूटी गई तो कोई रिश्तों के नाम पर तबाह की गई। कुछ इस सौदे को अपनी किस्मत मान चुकी थी तो कुछ रोज लड़ती थी उसे दर्द से जो मरने की कगार पर ले आता था, लेकिन मरने की इजाजत नहीं देता था। जब गाड़ी वहां पर रुकी तो मिष्टी ने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा, उसे वो गलियां बहुत अजीब लग रही थी। अजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकाला और फिर एक तंग गली से होते हुए एक बरामदे में लेकर आया जहां सामने एक महलनुमा इमारत दिखाई दे रही थी। मिष्टी ने उस इमारत को हैरानी से देखा तो अजय तुरंत बोला, आज से तेरा ठिकाना यही होगा। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।